हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मोशन शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में 12th क्लास के केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वैसे 20 क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप इनको देखेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए ये बहुत आने वाले जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोग, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपको सीधे एग्ज़ाम में दिख सकते हैं। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के पास समय भी बहुत कम है, तो एक बार जरूर वीडियो को देख कर जाएं एग्जाम देने, ताकि एग्जाम में आपको कुछ मदद मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, केमिस्ट्री में आज कुल हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे इसमें, और क्वेश्चन के साथ आपका आंसर भी मिलेगा साथ ही। तो आप लोग अपने तैयारी जो भी किए हुए हैं उसमें एक बार रिवाइज कर लेने से आपका तैयारी और भी परफेक्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए, आपका पहला प्रश्न है केमिस्ट्री का। पहला प्रश्न है कि इकाई सेल को परिभाषित करें। जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल को परिभाषित करना है कि यूनिट सेल क्या होता है। देखिए, इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम लोग। किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग, किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। यानी किसी भी क्रिस्टल का, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं किसी भी बड़े क्रिस्टल का जो सबसे छोटा इकाई होगा उसको हम लोग कह सकते हैं क्रिस्टल, उसको कह सकते हैं हम लोग इकाई सेल। यानी किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे हम एकक कोष्ठिका या फिर यूनिट सेल कहते हैं। ये देखिए, ये अगर पूरा का पूरा कोई क्रिस्टल है तो इसका जो सबसे छोटा इकाई होगा, एक सबसे छोटा इकाई होगा, इसे हम कहेंगे यूनिट सेल। इसे ही हम लोग कह देंगे यूनिट सेल। सबसे छोटे इकाई को यूनिट सेल कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। केमिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन है कि परासरण तथा परासरण दाब को परिभाषित करें। ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं परासरण, ऑस्मोसिस क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं, उसे परासरण कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता वाले क्षेत्र से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं, उसे हम परासरण कहते हैं। अब देखेंगे कि परासरण दाब क्या है। यदि किसी विलयन को विलायक से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाए तो विलायक को विलयन में प्रवेश करने से रोकने तथा साम्यावस्था स्थापित करने के लिए विलयन पर जो न्यूनतम दाब आरोपित होता है, यानी दोनों को एक दूसरे से मिलने से जो रोका जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, तो उस पर जो दाब बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है मिलने के लिए, उसे हम लोग कहेंगे विलयन का परासरण दाब। इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये पाई से सूचित करते हैं। पाई बराबर आपका होता है CRT। सी आपका सांद्रता है, विलयन की सांद्रता, आर हो गया गैस नियतांक, और टी है आपका टेम्परेचर, टी है टेम्परेचर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है क्रिस्टल दोष क्या है। क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट क्या है, इसके प्रकार को लिखें। ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, क्रिस्टल या ठोस में परमाणुओं की ज्यामितीय व्यवस्था में कमी। जब क्रिस्टल या ठोस में परमाणुओं की जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है उसमें कुछ बिगड़ जाना, कमी हो जाना, या उसकी अनियमितता, रेगुलरिटी, उसका जो अरेंजमेंट है वो गड़बड़ हो जाना को क्रिस्टल दोष कहा जाता है। जब उसकी व्यवस्था में कोई कमी आ जाती है तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि यह क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो चुका है। यह दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला कहेंगे स्टोकियोमेट्री दोष और दूसरा नॉन स्टोकियोमेट्री दोष। स्टोकियोमेट्री दोष में आपका एक हो जाता है फ्रेंकल दोष और दूसरा होता है शॉर्टकी दोष।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है। तो पहले शॉर्टकी दोष के बारे में देखेंगे। इस दोष में धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाता है। शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन दोनों समान संख्या में क्रिस्टल जालक से गायब हो जाते हैं इस दोष में। अब फ्रेंकल में देखेंगे, इस दोष में धनायन जालक बिंदु को, या धनायन की जगह हम परमाणु भी लिख सकते हैं, परमाणु जालक बिंदु को छोड़कर अंतर आकाशीय स्थान में चला जाता है, यानी खाली स्थान में चला जाता है। दूसरा अंतर देखेंगे, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन दोनों गायब हो जाता है जिसके कारण उसका घनत्व कम हो जाता है, जबकि इसमें गायब नहीं होता है, बस एक स्थान से निकलकर किसी अंतर आकाशीय स्थान में जाकर फंस जाता है। तो इसमें घनत्व में कोई कमी नहीं आएगा, यानी घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें केटायन तथा एनायन का आकार समान होता है। शॉर्टकी दोष में केटायन और एनायन का आकार समान होता है। इसमें केटायन का आकार एनायन से छोटा होता है। केटायन का आकार एनायन से छोटा होता है। ये था आपका आंसर और ये पूछा जाएगा आपको पूरे 2 नंबर के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में विलय को डाला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, जो विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। हम यहाँ मान ले कि ये जो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो P0 है, और जब उसमें हम P0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब उसमें विलय को डाला जाता है तो वह विलयन बन जाता है। तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो PS है सॉल्यूशन का, और दोनों में अंतर आ जाता है। दोनों में अंतर क्या होगा, P0 माइनस PS। वाष्प दाब में कमी आ जाती है तो ये वाला कम होगा, ये ज्यादा होगा। इसी को हम लोग कह सकते हैं, ये जो डेल्टा P भी कह सकते हैं, प्रेशर, वाष्प दाब में कमी। और इसके तथा शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था, यानी P0 माइनस PS अब बटे P0, यह है आपका आपेक्षिक अवनमन, और ये बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या हो जाता है n/n+n। यहाँ जो छोटी n है ये विलय के मोलों की संख्या है, और ये जो बड़ी n है ये विलायक के मोलों की संख्या है। तो ये आपका हो जाता है एक व्यंजक प्राप्त, कह सकते हैं कि व्यंजक प्राप्त हो चुका है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। देखिए इसका उत्तर है विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अनुसंख्यक गुण, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। और ये अनुसंख्यक गुण जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। अनुसंख्यक गुण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होगा विलयन का परासरण दाब, अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये भी अणु की संख्या पर निर्भर करती है। तीसरा है हिमांक में अवनमन, अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। और चौथा है क्वथनांक में उन्नयन। ये चारों का चारों आपका है अनुसंख्यक गुणधर्म, किसी भी विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म।
अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। आंसर देखिए इसका क्या होगा। आदर्श विलयन के बारे में पहले देखते हैं। ऐसे विलयन जो सभी तापों, दाबों एवं सांद्रताओं में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के कुछ शर्त हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग, एच मतलब हो गया आपका हीट या ऊर्जा कह सकते हैं, हीट एनर्जी, मिलाने के बाद जो इसके एनर्जी में होगा हीट एनर्जी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा वाष्प दाब में। और दूसरा कह सकते हैं डेल्टा वी यानी आयतन में भी कोई अंतर नहीं होगा, मिक्स करने के बाद भी आयतन में जो अंतर है वो आपका जीरो रहेगा। इसका उदाहरण है आपका C2H5Br, C2H5Br, इसको कह सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड और प्लस इसके साथ जोड़ देंगे इथाइल क्लोराइड, दोनों को मिलाने से जो घोल बनेगा, जो विलयन बनेगा, वो आदर्श विलयन का उदाहरण होगा। दूसरा देखिए अनादर्श, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन ऐसे विलयन जो सभी तापों, दाबों एवं सांद्रताओं में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। इन विलयनों के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद डेल्टा एच का मान जीरो नहीं होता है यानी चेंज हो जाता है, एवं डेल्टा वी इसके आयतन में भी चेंज हो जाता है, इसलिए डेल्टा वी का मान जीरो नहीं होगा। इसका उदाहरण है जब हम बेंजीन और एसीटोन को आपस में मिला देते हैं तो ये सभी तापों, सभी दाबों और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रतिलोम परासरण या फिर इसको कहते हैं उल्टा परासरण क्या है? प्रतिलोम परासरण या उल्टा परासरण क्या है? आंसर है इसका, जब किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया जाए, जब किसी विलयन पर परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया जाए तो परासरण की दिशा बदल जाती है, परासरण की दिशा बदल जाती है और विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 9। समुद्री जल, समुद्री जल को लवणहीन कैसे किया जाता है? समुद्री जल को लवणहीन कैसे किया जाता है? आंसर देखिए, समुद्री जल को प्रतिलोम परासरण की विधि से लवणहीन किया जाता है। जब समुद्री जल पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो शुद्ध जल अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से समुद्री जल से निकल जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में सेल्यूलोज एसीटेट का प्रयोग होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में सेल्यूलोज एसीटेट का प्रयोग होता है, क्योंकि यह जल के लिए पारगम्य होता है, जल के लिए पारगम्य होती है तथा जल में उपस्थित अशुद्धि के लिए अपारगम्य झिल्ली होती है, इसीलिए इसका प्रयोग हम करते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट का प्रयोग करते हैं। जल के लिए यह पारगम्य है और जल में घुलित अशुद्धियों के लिए यह अपारगम्य झिल्ली है। अगला प्रश्न है, एक ही साथ 3 प्रश्न देखने को मिलेगा इसमें। मोलरता, मोललता तथा मोल प्रभाज को परिभाषित करें। पहले हम लोग जानते हैं मोलरता के बारे में कि 1 लीटर या 1000 ml, बात एक ही है, 1 लीटर हो या फिर 1000 ml हो, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को, घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M के द्वारा दर्शाते हैं, इसे कैपिटल M के द्वारा दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। इसका जो आयतन होगा वो लीटर में होगा, अगर लीटर में नहीं है, ml में है, तो फिर आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा उसको, मतलब उसको लीटर में बदलने के लिए। अगला देखिए मोललता, 1 केजी या 1000 ग्राम, 1 केजी या 1000 ग्राम विलयन में घुले
विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। मोललता का फॉर्मूला हो जाता है विलय में मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का केजी में द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान केजी में होना चाहिए। तीसरा है आपके पास मोल प्रभाज। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलयन में उपस्थित किसी अवयव यानी विलायक भी हो सकता है या विलय भी हो सकता है, विलायक या विलय के मोल प्रभाज मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यदि विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n है व विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, n हो, तो विलय का मोल प्रभाज जो है, विलय का मोल प्रभाज को हम x द्वारा सूचित करते हैं। तो विलय का मोल प्रभाज हो जाएगा आपका n/n+n, यानी नीचे कुल मोलों की संख्या और ऊपर विलय के मोलों की संख्या। यदि हम विलायक का बात करेंगे x सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा आपका विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बाय नीचे कुल मोलों की संख्या। ये दोनों फॉर्मूला आप नीचे लिख सकते हैं। ये हुआ आपका विलायक के लिए, ये हो जाता है विलय के लिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। विद्युत रासायनिक तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन में एक कूलम आवेश प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर मुक्त या विक्षेपित पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान ग्राम प्रति कूलम होता है। इसका मान ग्राम प्रति कूलम होता है। एक बार फिर से इसे देखेंगे कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। विद्युत अपघट्य विलयन में एक कूलम आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त या विक्षेपित पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसको हम लोग लिखते हैं Z द्वारा, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z, और Z बराबर हो जाता है तुल्यांक की भार यानी E बटे फैराडे का नियतांक F, और इसी का मान होता है 96,500 कूलम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वेग स्थिरांक क्या है। जब अभिक्रिया की सांद्रता इकाई हो, जब अभिक्रिया की सांद्रता को हम इकाई कर दें तो अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक हो जाता है, दोनों आपस में बराबर हो जाता है। अभिक्रिया की दर यानी dx/dt कह सकते हैं, dx/dt बराबर आपका होता है k इंटू इसका जो सांद्रता होता है k के साथ सांद्रता, और यही जो है वेग स्थिरांक है। और वेग स्थिरांक जब हम इसको कह देंगे, ये जो है दर है, वेग की दर, अभिक्रिया के वेग की दर है। जब हम इसको एक मान लें, इकाई मान लें, इसकी सांद्रता को इकाई मान लें, तो ये सीधा सीधा k के बराबर हो जाएगा, यानी वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। जब अभिकारक की सांद्रता एक इकाई हो तो अभिक्रिया वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। यह ताप पर निर्भर करती है, यह ताप पर निर्भर करती है। ताप के बढ़ने घटने से इसका मान बदल जाता है। प्रश्न संख्या 13 है कि विद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे के नियम को लिखें। विद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे के नियम को लिखें। फैराडे ने दो नियम दिया है, आप पहले नियम को देखेंगे। पहला नियम है विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। यानी विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। मुक्त पदार्थ यदि हम W मानते हैं तो W बराबर आपका हो जाएगा के समानुपाती होता है, यानी W समानुपाती Q हो जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं W बराबर ZQ, और Q बराबर आपको पता है Q बराबर होता है क्या, IT।
Q बराबर IT होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू ZIT, जहां Z जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या उसको एक तरह से कह सकते हैं यह एक स्थिरांक है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है दो अलग अलग विद्युत विच्छेदों से एक ही मात्रा में या समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, अर्थात W1 by W2। यह हो गया दोनों में अलग अलग विद्युत अपघट्यों में मुक्त पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार, दोनों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, यानी E1 by E2। ये आपको पता चलता है फैराडे के दूसरे नियम से, फैराडे के दूसरे नियम से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, विद्युत रासायनिक सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? तो विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसे वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। इसमें खास बात यह है कि इसमें एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड धनात्मक होता है। एनोड ऋणात्मक तथा कैथोड धनात्मक होता है, यही इसमें खास बात है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है पूरे 2 नंबर के लिए कि प्राथमिक सेल क्या है? प्राथमिक सेल क्या है? प्राथमिक सेल, या इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल, वे सेल होते हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, अर्थात आवेशित नहीं किया जा सकता है। वैसे सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। एक बार यूज करने के बाद इसका यूज हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक सेल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे शुष्क सेल, सूखा बैटरी, सूखा सेल, घड़ी का सेल, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांसे या लेक्लांच भी कहते हैं, लेक्लांच या लेक्लांसे सेल, ये सारा का सारा प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने पूरे 2 नंबर के लिए कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? तो देखिए इसके कारण को समझिए कि कारण कांच में द्रव की तरह, थोड़ा सा यहां अलग हो गया है, कांच में द्रव की तरह, कांच में बहुत धीमी गति से, कांच में द्रव की तरह, कांच में बहुत धीमी से, द्रव की तरह बहुत धीमी से बहने की प्रवृत्ति होती है। कांच का जो कण होता है बहुत धीरे धीरे बहता है, इतना धीरे धीरे बहता है कि हम लोग स्पष्ट रूप से उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद इस चीज का अनुमान लग सकता है कि यहाँ इसमें भी बहने की प्रवृत्ति है। इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है, क्योंकि उसमें द्रव की तरह बहने की प्रवृत्ति होती है। और कांच को हम झूठा ठोस भी कहते हैं, झूठा ठोस या एमरफस क्रिस्टल, एमरफस सॉलिड कहते हैं, झूठा ठोस, यानी ये दिखने में ठोस के जैसा होता है, लेकिन इसका जो गुण है वो द्रव की तरह है। दिखने में दिखावा करता है ठोस होने का, लेकिन ये है द्रव, इसलिए इसे हम झूठा ठोस कहते हैं, एमरफस सॉलिड कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं? संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए, जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है तथा उसके रासायनिक प्रतिक्रिया को हम वापस कर सकते हैं, यानी वह जो रासायनिक अभिक्रिया एक बार होता है वह हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, उसके रासायनिक प्रतिक्रिया को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, उसे सेकेंडरी सेल कहा जाता है। हम इसको संचायक बैटरी को सेकेंडरी सेल भी कह सकते हैं, यानी एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम इसे चार्ज करके उपयोग में ला सकते हैं, जैसे लेड संचायक सेल, और उसी में आ जाएगा आपका लेड संचायक सेल। लेड संचायक सेल का मतलब हम कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी सेल के बारे में बात कर रहा है, द्वितीयक सेल के बारे में बात कर रहा है, जिसको हम दोबारा यूज में ला सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कि प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटन क्या है?
विद्युत अपघटन नहीं, यहाँ विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य क्या है, एक एक उदाहरण दे। तो आइए पहले जानते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है। वे पदार्थ जो जल विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वह पदार्थ जो जल में मिलाने के बाद पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं, उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, इसको जब पानी में मिलाया जाए तो ये Na+ आयन और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। उसी प्रकार ये भी पूर्णतः आयनित हो जाता है, HCl भी आयनित हो जाता है, H+ और Cl-। उसी प्रकार HBr, H+ Br-, इसमें अपने आयनों में यह टूट जाता है। अब दूसरे में देखिए कि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है। वे पदार्थ जो जल विलयन में अंशतः आयनित होते हैं, अंशतः यानी पूरी तरह से ये आयनिक, इसका कुछ भाग आयनित होता है और कुछ भाग आयनित नहीं होता है, ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए CHCOOH, फिर है इधर HCN, ये दोनों जो है इसको हम कह सकते हैं ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, यानी यह जल में घुलकर पूरी तरह आयनित नहीं होता है। अगला प्रश्न है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, 1 मोल वाले धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से दर्शाया जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से दर्शाया जाता है। चलिए आज के इस वीडियो का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे। ये है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। फिर अगले वीडियो में हम लोग और भी 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। अभिक्रिया का औसत और तात्क्षणिक वेग क्या होता है? अभिक्रिया का औसत वेग क्या है और अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या है? पहले हम लोग जानेंगे कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। तो विशिष्ट समय में, यानी विशेष समय या खास समय में, समय अंतराल पर इकाई समय में किसी एक अभिकारक या किसी एक उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को, इकाई समय में किसी एक अभिकारक या किसी एक उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा आर, आर यानी हो गया रिएक्टेंट अभिकारक, बटे डेल्टा टी यानी समय में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। और यहाँ ये माइनस का चिन्ह ये दिखा रहा है कि ये जो सांद्रता है वो धीरे धीरे घट रहा है, अभिकारक धीरे धीरे घटेगा। जब हम प्रतिफल का या उत्पाद का निकालेंगे, उसकी मात्रा धीरे धीरे, उसकी सांद्रता बढ़ती है तो उसे हम प्लस में लेते हैं और इसे माइनस में लेते हैं। यदि उत्पाद के लिए हो तो हम ये कह सकते हैं, और अच्छा ये अभिकारक के लिए हो तो हम ये कह सकते हैं, और उत्पाद के लिए हो तो डेल्टा, उत्पाद यानी प्रोडक्ट, तो इसको लिखेंगे P से डेल्टा P बाय डेल्टा T। अब यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें माइनस लगाया गया है, इसमें नहीं, क्योंकि ये घट रहा है, इसका दर घट रहा होता है और इसका दर बढ़ रहा होता है। उत्पाद बढ़ता है और अभिकारक घटता है अभिक्रिया के दौरान। इसी में देखेंगे दूसरा है अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। समय के किसी क्षण, किसी खास क्षण के बारे में इसमें कहा जाएगा। इसमें समय का अंतराल था और इसमें किसी एक पॉइंट, टाइम का एक पॉइंट होगा। इसमें समय के किसी क्षण पर किसी एक अभिकारक, किसी क्षण पर किसी एक अभिकारक या किसी एक उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को उस क्षण पर उस अभिक्रिया की तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग होता है माइनस, यहाँ 2 बार आ गया है माइनस, इसको भी अगर अभिक्रिया के बारे में लिखेंगे तो माइनस लगाना है, और उत्पाद के बारे में लिखेंगे तो उसमें माइनस नहीं लगाना है। डी आर बाय डी टी
या फिर यदि हम उत्पाद के बारे में लिखते हैं तो डीपी, पी यानी प्रोडक्ट का सांद्रता बटे dt, इसमें प्लस लगाएंगे और इसमें माइनस, क्योंकि इसका दर घटता है, इसका दर बढ़ता ही है। ये था आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन के साथ कल। यदि आप चाहते हैं कि ये जितना भी क्वेश्चन करवाया गया आपको इसका PDF आप प्राप्त करें तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ज्वाइन करने का। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको आसानी से सारा PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। चलिए, तो जिनको भी चाहिए अवश्य एक बार ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप को। फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।